हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। मैथ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। ये स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, विज्ञान प्रैक्टिस सेट 2। इसके पहले भी मैंने एक प्रैक्टिस सेट करवाया, तो आइए देखते हैं। जैसा कि पहला मैंने उस वाले प्रैक्टिस सेट में एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है, ये आपको बताना था कि एंड्रोजन कहलाता है, इंसुलिन कहलाता है, या एस्ट्रोजन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कई लोगों ने बहुत एकदम सही जवाब दिया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा भाई? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन एक है, आप देख रहे हैं, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो किसमें बनेगा ये आपको बताना है। उत्तल दर्पण में बनेगा कि अवतल दर्पण में बनेगा कि समतल में बनेगा, या इनमें से कोई। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में मात्र दो ही स्थितियां होती हैं, और उनमें से क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसमें कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में सदैव कैसा बनता है? आभासी बनता है। और रही बात अवतल दर्पण की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। अवतल दर्पण में मात्र एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है और सदैव सीधा बनता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। और अगला सवाल है, किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। अब विद्युत धारा का मात्रक पूछा है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एम्पियर। एम्पियर इज राइट आंसर। और यहाँ पे है दूसरा ऑप्शन, क्या है? वाट। तो वाट का है का मात्रक होता है विद्युत शक्ति का। फिर तीसरा है ओम। क्या है? ओम। तो ओम क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। और रही बात वोल्ट की, तो वोल्ट क्या होता है? विद्युत विभव। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। एम्पियर, एम्पियर धारा का मात्रक होता है। तो इसको मापते काहे से? तो अमीटर से मापते हैं। काहे से? अमीटर से मापते हैं। और इसका दूसरा मात्रक मात्रक होता है विद्युत धारा का कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल। अगला सवाल है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये आपको बताना है। अब दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए, पहली बात तो कि दूर दृष्टि दोष जो है, ये होता क्या है? तो दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रेटिना से पीछे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेटिना से पीछे। अब दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से चश्मे का प्रयोग किया जाता? तो उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पे। और अगला सवाल है हमारा, देखिए, न्यूमेरिकल है छोटा सा। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। का 1.5 एम्पियर, 0.05 एम्पियर, 3 एम्पियर, या 0.25 एम्पियर। देखिए, आपको दिया है 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल। तो इसका मतलब आपको क्या दिया है? वोल्ट। अभी आपको हमने बताया था वोल्ट का है का मात्रक होता है विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो V बराबर आपको कितना दिया? 1.5 वोल्ट। और फिर क्या दिया है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो इसका मतलब R बराबर हमको दिया है 3। तो ओम के नियम से R बराबर V बटे आई। आर बराबर वी बटे आई। तो वी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। वी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। अब हमको चाहिए कि आई, तो आई बराबर क्या? वी बटे आर। देखिए, अब आई का मान यानी विद्युत धारा का मान हमको निकालना था, और वी का मान हमको पता है वोल्ट कितना दिया? 1.5। और आर का मान कितना है? 3 ओम। तो 3 ओम का दशमलव काटा, तो जब दशमलव काटेंगे तो कितना हो जाएगा? एक जीरो नीचे पड़ेगा, कितना हो गया? 30। तो 15 × 1 = 15, और 15 दूनी 30। यहाँ क्या है? 1/2। 1/2 का मतलब क्या? 2 × 1 = 2, दशमलव लगा, 5 हो गया, 2×5 = 10। तो इसका आई का मान कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 0.5 एम्पियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। और अगला सवाल है,
अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। आपको बताना है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो आप बताइए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। पहला ऑप्शन दिया है काला, दूसरा है नीला, फिर है बैंगनी, फिर है हरा। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, काला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, काला। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। और अगला सवाल है हमारा, वैद्युत मोटर वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। आपको बताना है कि वैद्युत मोटर किसको परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको बताना है। जैसे इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। और रही बात यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो इसका मतलब क्या होता है, डायनमो। क्या होता है, डायनमो। चलते हैं अपने अगले सवाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, लघुपतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघुपतन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या है। तो आपको बताना है लघुपतन के कारण विद्युत धारा का मान कितना होता है। क्या बोला, बहुत कम हो जाता है। जब लघुपतन होता है, यानी रास्ता जो पथ होता है वो कम हो, तो विद्युत परिपथ का मान क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा। तो आपको बताना है बहुत कम हो जाता है, या परिवर्तित नहीं होता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो आपको बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इट इज अ राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। और अगला सवाल है, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है। निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है। तो ऑप्शन दिया है आपको NaCl, दूसरा है Na2SO4, तीसरा है NaHSO4, फिर दिया है KCl। तो आपको इसका करेक्ट जवाब बताना है कि अम्लीय लवण कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NaHSO4। NaHSO4 इट इज अ राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा, और आप सभी को इसका आंसर पता है। जैसा कि आप बताएं, पहला क्या है, कॉपर, दूसरा है लोहा, तीसरा है जस्ता, और चौथा है सोडियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल। और अगला सवाल है, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। तो मैंने ऑप्शन दिया है, फिर दूसरा है मीथेन, तीसरा है एथिलीन, और अगला है एथिल एल्कोहल। तो आप बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एथिलीन। क्या हो जाएगा, एथिलीन। एथिलीन इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले सवाल। और अगला क्वेश्चन है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड जब संपर्क में आते हैं तो क्या बनाते हैं। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड का क्या बनता है, सफेद धुआं बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। ए इज द राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पे। और अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी विलयन का पीएच मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता है। देखिए मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें भी मैंने एक उस ऐसा सवाल बनाया था। उसमें क्या था कि उसमें आपको हाइड्रोजन आयन दिया हुआ था और आपसे पीएच मान पूछा था। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और अगर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिए जो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगी। देखते हैं, तो मैंने इसका देखो सॉल्यूशन नीचे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए पीएच हमको कितना दे रखा है, 4। तो इसका मैंने फार्मूला एक बताया था, क्या, पीएच इज इक्वल टू कितना दिया है, माइनस का लॉग H+ आयन। कितना दिया, माइनस का लॉग H+ आयन। अब देखिए H+ आयन हमको चाहिए, तो H+ आयन इधर साइड में ले आओ, पीएच कहाँ चला जाएगा, हिस्से में। तो लॉग H+ कितना हो जाएगा, लॉग 1 गुणे 10⁻⁻⁻ का पीएच। अब देखिए पीएच का मान कितना दिया हमको, 4।
तो कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁴। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁴। अब देखते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ 1 × 10⁻⁴। 1 × 10⁻⁻। आ गए हम अपने 13वें क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। क्या बोला, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। तो इसमें कौन सा उत्पन्न होता है, एथेन, मीथेन, एसिटिलीन या फिर एथिलीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। और अगला सवाल है एल्काइन का सूत्र है। और अगला सवाल है हमारा एल्काइन का सूत्र है। अब आपको बताना है कि एल्काइन का सूत्र कौन सा है। अब इसके लिए फार्मूले आते हैं, सामान्य सूत्र होता है उनका, वो आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे दिया है, जैसा कि पहला है C3H4, बी ऑप्शन है C3H6, सी ऑप्शन है C2H6 और डी ऑप्शन है C6H6। तो देखते हैं कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2। तो ये इसका होता है सामान्य सूत्र। अब देखते हैं n बराबर कितना रख लेते हैं, 3। कितना रख लेते हैं, 3। क्या हो जाएगा C3H2 × 3 - 2, तो 2 3 जा 6, 6 - 4 कितना हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा C3H4, C3H4। अब इसका करेक्ट ऑप्शन देखना है, C3H4 क्या है भैया, C3H4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C3H4। इज द राइट। देखिए अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का पेसमेकर किस विश्व में स्थित है। अब आपको बताना मानव जो हृदय है उसका जो पेसमेकर होता है वो किस विश्व में स्थित होता है। तो ऑप्शन है आपके पास बायां लिंब, दायां लिंब, बायां निलय और दायां निलय। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दायां लिंब। क्या हो जाएगा, दायां लिंब। दायां लिंब इज राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। और अगला सवाल है हमारा अंडाणु उत्पन्न होते हैं। अंडाणु उत्पन्न होते हैं कहाँ, गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि मार्ग में या डिंब वाहिनी में, या तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंडाशय कहाँ होता है, अंडाणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो अंडाशय में होते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। और अगला सवाल है बहुत ही अच्छा, मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य। मेडुला ऑब्लांगेटा का क्या कार्य है ये आपको बताना है। उसने बोला ऐच्छिक क्रिया पर नियंत्रण करता है या अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण करता है, प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करता है या सभी दैनिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वो किस पे नियंत्रण करता है, तो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। और अगला सवाल है कवक में प्रायः अलिंगी जनन पाया जाता है। कवक जो होता है उसमें अलिंगी जनन किसके माध्यम से होता है, किसके द्वारा होता है, तो ये आपको बताना है। जैसा कि पहला ऑप्शन है विखंडन द्वारा, दूसरा है चल बीजाणु द्वारा, अगला है बीजाणु जनन द्वारा, अगला है पत्तियों द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बीजाणु जनन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा। सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा छोटी आंत में अवशोषण का तल बढ़ाने के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रसांकुर। क्या हो जाएगा, रसांकुर। रसांकुर इज द राइट। अब चलते हैं अपने अगले सवाल। अगला सवाल है बहुत ही प्यारा सवाल है, आपको बताना है कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं पाया जाता। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं पाया जाता है। एडेनिन, एडेनिन तो पाया जाता है, ग्वानिन, ग्वानिन भी पाया जाता है, यूरेसिल, यूरेसिल भी पाया जाता है। तो कौन नहीं पाया जाता, तो थाइमिन नहीं पाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। अब आपके लिए एक सवाल है, आप बताएंगे अच्छे से। और अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचता है। पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचता है। और क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन है नंबर 1 फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, मूल रोम द्वारा या वाहिनी द्वारा। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थैंक यू।